हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। चैप्टर नंबर हमारा 7 चल रहा है और चैप्टर नंबर 7 जो है इशू ऑफ सिक्योरिटीज, उसका लेक्चर नंबर आज का 3rd है। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस शेयर्स को कवर करेंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर लेक्चर नहीं आ रहे, तो उसका रीजन है कि मैं गया हुआ था वृंदावन और मथुरा, उस वजह से 2-3 दिन से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। आज से लेक्चर्स वापस रीस्टार्ट हो जाएंगे और कंटिन्यू आएंगे आपके, थोड़ा स्पीड से भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूंगा। ओके जी, चलिए तो राधे राधे से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर्स। अब राधे राधे वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मथुरा और वृंदावन खास करके मैं जब गया तो वृंदावन के अंदर क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना किसी को थैंक यू, तो वहाँ थैंक यू नहीं बोलते, वहाँ बोलते राधे राधे। अगर अपन को बोलना है सॉरी, तो उसी जगह बोलेंगे राधे राधे। वहाँ ई रिक्शा बहुत चलते हैं ना, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, ई रिक्शा चलते हैं वहाँ पर बहुत। तो ई रिक्शा वाला जैसे जा रहा है, टैक्सी वाला जा रहा है और भीड़ है, थोड़ी छोटी गलियाँ हैं उधर, तो वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाते, बोलते हैं राधे राधे। तो हर वर्ड पे राधे राधे, स्टार्ट करते हैं तो राधे राधे, एंड करेंगे तो राधे राधे, कुछ भी करेंगे राधे राधे। तो ये वहाँ का बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे उधर मंदिर भी है। मैं फर्स्ट टाइम गया तो मुझे बड़ा मजा आया, आप भी जरूर जाना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट, ये थोड़ा हो सकता है धुंधला दिख रहा हो आपको क्योंकि ये मैंने कोई स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ लगाया है है ना, तो इस वजह से हो सकता है धुंधला दिख रहा हो, लेकिन मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे वाली स्लाइड पूरी अच्छे से दिखेगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स हम पढ़ चुके हैं बहुत जगह कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कंपनी द्वारा इशू जब किए जाते हैं तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलने का राइट होता है एंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को बचा हुआ डिविडेंड मिलेगा, है ना। इसके अलावा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो सबसे पहले जो रीपेमेंट होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स को किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। इसके अलावा उनको वोटिंग राइट भी नहीं होता है। ठीक है, बट कुछ टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो उनके बेसिस है 3। एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पे आउट, जैसे मैंने बोला इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड पे किया जाता है और एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे किया जाता है। तो डिविडेंड पे आउट के बेसिस पे देखिए तो 3 तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सॉरी 4 तरीके के हैं, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, एक आते हैं आपके मेन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड आते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, थर्ड आते हैं पार्टिसिपेटरी और फोर्थ आते हैं नॉन पार्टिसिपेटरी। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको डिविडेंड एक फिक्स रेट से हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट होगा तो भी डिविडेंड पे किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले और एक फिक्स रेट से, और अगर लॉस है तो भी किया जाएगा। अगर किसी वजह से लॉस हो गया कंपनी को ज़्यादा और कंपनी किसी वजह से अगर प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं पे कर पाई, तो फिर उस ईयर का, जिस साल है ना, जो फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड पे करना था और उस ईयर में नहीं कर पाई, तो वो डिविडेंड क्युमुलेटिव होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको फिर 2 साल का डिविडेंड पे करना पड़ेगा, एक पिछला जो पे नहीं किया और एक उस ईयर का। तो इस तरीके से क्युमुलेटिव होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, पे तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है कि भैया अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड पे करेगी, और लॉस हो गया किसी वजह से डिविडेंड पे नहीं कर पाई, तो वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर फिर पे नहीं होगा, है ना, तो क्यूमुलेटिव नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेटरी, मतलब एजीएम वगैरह में पार्टिसिपेट करने का राइट हो गया। नॉन पार्टिसिपेटरी मतलब मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स के अंदर या न्यू प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, कन्वर्टेबल होते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर होता है ना, उनका रिडम्पशन होता है कई बार, तो रिडम्पशन मतलब उनको प्रेफरेंस शेयर कंपनी वापस ले लेती है और उनको पैसे वापस दे देती है, रीपेमेंट कर देती है कैपिटल का। प्रेफरेंस शेयर में होता है, इक्विटी में नहीं हो सकता। तो उस केस के अंदर कई बार कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। भाई पुराना प्रेफरेंस शेयर ले लिया, उसकी जगह नया प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर इशू कर दिया। और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब हो गया भाई कन्वर्ट नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है, पैसे ही देने पड़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट या रिडीम, रीपे। भाई इक्विटी शेयर इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं ना, खास करके प्रेफरेंस शेयर,
तो प्रेफरेंस शेयर जब हम इशू करेंगे तो उसके बदले में कंपनी के पास में कैपिटल आएगी। अब कंपनी को कभी ना कभी उस कैपिटल का रीपेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर वो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो जो भी टाइम पीरियड फिक्स होता है इशू करते टाइम, वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में रिडम्पशन करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए कोई कंपनी ने 2020 के अंदर 2020 के अंदर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए और 10 लाख रुपए कैपिटल के रेज कर लिए। अब उसमें इशू करते टाइम में बोला हुआ था कि इसका 5 ईयर के बाद में रिडम्पशन होना है, तो 2025 में उसका रीपेमेंट हो जाएगा, यानी कि कंपनी कैपिटल लौटा देगी और अपना प्रेफरेंस शेयर ले लेगी। और इरिडीमेबल कौन से होते हैं? इरिडीमेबल वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका रिडम्पशन हो ही नहीं सकता, और ऐसे प्रेफरेंस शेयर कांट बी इशू नहीं किए जाते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। ओके, अब आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर सेक्शन नंबर 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 55 के अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस दे रखे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने से रिलेटेड। अब ये क्या है? तो इसमें सबसे पहला आता है कि कंपनी टू इशू ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। यानी कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी ना, उसका 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर अंदर रीपेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसका रीपेमेंट करोगे ही नहीं, वो इक्विटी शेयर में होता है, प्रेफरेंस शेयर में नहीं होगा। टाइम पीरियड विद इन विच आर प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड, टाइम पीरियड भी बताना होगा कि भाई कब इनका रिडम्पशन होगा। प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं। और जब इक्विटी शेयर होल्डर जो है 75% वोटिंग फेवर में देंगे कि हाँ भाई आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, तभी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। 75% वोटिंग फेवर में देने का मतलब ही होता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर 51% वोटिंग आती है तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ओआर बोलते हैं। ओके, तो आपको एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी ने पिछले प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने से पहले कंपनी ने किसी प्रकार का कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और अगर कोई पहले प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो उनको रीपेमेंट करने में। ओके जी, एक्सेप्शनल केस है व्हेन पीरियड में एक्सीड 20 ईयर, कुछ केसेस में ही प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ज्यादा टाइम के लिए इशू किए जा सकते हैं, यानी कि 20 साल के बाद तक उनका रिडम्पशन कर सकते हैं। अधिकतर 20 साल के अंदर अंदर के लिए इशू किए जाते हैं और 20 ईयर के अंदर ही उनका रीपेमेंट कर दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन आप प्रॉफिट से ही कर सकते हैं, यानी कि रेवेन्यू रिजर्व से कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व से नहीं कर सकते। ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड। ये मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन वाला चैप्टर करा रखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर नंबर 2। आप जाके देखोगे तो वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स जो है अगर उसका आपको रिडम्पशन करना है, रीपेमेंट करना है, तो वो फुली पेड होनी चाहिए। अगर पार्टली पेड है तो पहले फुली पेड बनाना पड़ेगा। ओके जी, ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट, आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, कई बार प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज जो है प्रीमियम पर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ अ कंपनी इज अनेबल टू रिडीम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर और पे डिविडेंड, अगर कंपनी एग्जिस्टिंग जो पहले से ही प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं उनका डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है, उनका रिडम्पशन नहीं कर पा रही है, तो और प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट आता है इशू ऑफ बोनस शेयर, सेक्शन नंबर हमारा 63। बोनस शेयर के ऊपर भी जो है मैंने कई बार बहुत सारे लेक्चर्स लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, वहाँ प्रैक्टिकल किया, यहाँ हम ओनली थ्योरी पढ़ेंगे जो कि हमारी कंपनीज एक्ट के अंदर लिखी हुई है। बोनस शेयर जो होते हैं ना वो फ्री शेयर्स होते हैं। बोनस शेयर कंपनी कब इशू करती है? बोनस शेयर कंपनी तब इशू कर सकती है जब कंपनी के पास में बहुत सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ जाते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो होता क्या है कि कई बार कंपनी जो होती है ना उनको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को सारे खर्चे वगैरह लेस करने के बाद में जो प्रॉफिट होता है वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार कंपनी जो है उसको रिटेन कर लेती है। रिटेन करने का मतलब है भाई इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे, कुछ प्रॉफिट जो है कंपनी में ही रखेंगे। तो हर साल हो सकता है कंपनी ने कभी 5%, कभी 10%, कभी 15%, कभी 20% प्रॉफिट रख लिया, उसको रिटेन कर लिया और उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ P&L में पड़ा है वो, है ना, अलग अलग रिजर्व में डाल दिया। तो
ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए दिया जाना था इक्विटी शेयर होल्डर को, लेकिन हमने नहीं दे करके कंपनी में रोक लिया कि भी काम आएगा, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, अच्छे खासे अमाउंट में इकट्ठा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिए 100 करोड़ रुपए का इकट्ठा हो गया है एक कंपनी के हिसाब से, हो सकता है उसके लिए 100 करोड़ बड़ी बड़ी बात हो। अब अगर कंपनी वो एज अ डिविडेंड दे दे, वैसे दे नहीं सकते, लेकिन अगर डिविडेंड के वो वही प्रॉफिट है किनका, इक्विटी शेयर होल्डर का, उनको दे देते हैं, तो कंपनी को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, कैश की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट तो पड़ा है, लेकिन 100 करोड़ रुपए कैश एनी टाइम कंपनी में अवेलेबल थोड़ी होता है, वो तो यूज आ जाता है। तो कैश फ्लो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कंपनी इतना कैश कहाँ से लेके आएगी। तो कंपनी क्या करती है, भैया अच्छा आपको ये प्रॉफिट इनको देना है ना इक्विटी शेयर होल्डर को, हाँ तो डिविडेंड के रूप में मत दो, कैश वैश की प्रॉब्लम हो जाएगी, लिक्विडिटी इतनी है नहीं, आप ऐसा करो कि इतने रुपए के फ्री शेयर्स दे दो। तो इसी को बोलते हैं बोनस शेयर्स। जो वो रिजर्व पड़े हैं उसके बदले में शेयर दे देना, ताकि वो रिजर्व खत्म हो जाए, ओके, और कैश में पेमेंट ना करना पड़े। तो bonus shares are shares issued to proportionately by a company to its current shareholder as a fully paid share free of cost। फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। वैसे अगर किसी को कंपनी शेयर्स देगी तो पैसे लेगी ना, यहां अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में नहीं दिए जाते, ओके, और प्रपोर्शन में दिए जाते हैं, जैसे 1:2 या 1:1। 1:1 कैसे, अगर किसी का 1 शेयर है तो उसको 1 मिलेगा, किसी का 100 शेयर है तो उसको 100 मिलेंगे, किसी का 10 शेयर है तो 10 मिलेंगे, 1000 है तो 1000 शेयर मिलेंगे। समझ में आ गया, फ्री के मिलेंगे, ओके। कंडीशन एंड प्रोविजन फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। क्या कंडीशंस है बोनस शेयर्स को इशू करने की। सबसे फर्स्ट है कि ये बोनस शेयर जो है ना, वो सेक्शन नंबर 63 और सब सेक्शन 1 के हिसाब से कंडीशन ये है कि ये अपने फ्री रिजर्व से दिए जाने चाहिए। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का भी यूज कर सकते हो, और इसमें आप CRR का भी यूज कर सकते हो। नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजेशन रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। कैपिटलाइजेशन रिजर्व या कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते, खास करके वो रिजर्व जिसमें एसेट का रिवैल्यूएशन करने के लिए, कई बार हम करते हैं ना एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने के लिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व हमको आ जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, तो उसका यूज आप यहां नहीं कर सकते। इशू ऑफ बोनस शेयर सेक्शन नंबर 63। अब इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस देखिए, सेक्शन नंबर 63 के सब सेक्शन 2 में दे रखी है। क्या है, इट इज ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल, है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथोराइज होने चाहिए, अदरवाइज कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मतलब BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है वो रिकमेंडेड करेगा किसको, आपके AGM के अंदर शेयर होल्डर को, और उसके बाद वो फिर बोनस शेयर इशू किए जाएंगे, और उसके बाद वही मैं बोल रहा हूँ जनरल मीटिंग के अंदर उसके बाद उसको ऑथोराइज किया जाता है। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि BM के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर के डिसाइड करेंगे कि अच्छा बोनस शेयर इशू कर देते हैं, फिर वो उस प्रस्ताव को लेके जाएंगे AGM के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग में, फिर वहां पर शेयर होल्डर बोलेंगे चलो ठीक है हमको बोनस शेयर इशू कर दो, तो उसके बाद बोनस शेयर इशू किए जाते हैं, ओके ठीक। नेक्स्ट, इट हैज नॉट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय इट। कंपनी ने किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए कोई इंटरेस्ट पेमेंट करने में, ठीक है, कहीं से लोन वगैरह लिया है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप फिर बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते अगर ऐसा डिफॉल्ट है तो। इट हैज नॉट डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। बहुत सारे गवर्नमेंट के ड्यूज होते हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब हो गया गवर्नमेंट आपसे पैसा मांगती है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट आपसे पैसा मांगता है, अगर आपने उसमें डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में तो फिर बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते, पहले वो ड्यूज सारे क्लियर कीजिए जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, ओके। गवर्नमेंट पैसा मानती है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हो सकती है, जैसे एम्प्लॉइज के लिए हो सकती है, जैसे PF के अंदर पैसा डालते हैं, ग्रेचुइटी में डालते हैं, कोई बोनस में डाल देते हैं, या स्टैट्यूटरी ड्यूज हो गई, पेनल्टी हो गई, ओके। द पार्टली पेड अप शेयर्स मस्ट बी मेड फुली पेड अप। अगर आप बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं ना, तो जिन शेयर होल्डर शेयर्स के ऊपर बोनस शेयर इशू करना चाहती है, जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, उनके पास जो शेयर्स है वो फुली पेड होने चाहिए। मतलब जैसे 10 रुपए का शेयर है तो आपने 8 रुपए मंगाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे 10 मंगा लियो, नहीं मंगाए तो 2 रुपए और मंगा लो। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड होनी चाहिए, फिर ही आप उसके बदले में या उसके प्रपोर्शन में, बदले में तो नहीं, उसके प्रपोर्शन में आप और उनको शेयर्स दे सकते हो जो बोनस शेयर होंगे। It complies with such condition as prescribed by Rules 14 of the Company's Share Capital and Debenture Rule 2014. A company which has once announced the decision of its board recommending a bonus issue shall not be subsequently withdrawn. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग के अंदर ये डिसाइड कर दिया कि भैया बोनस शेयर इशू करने हैं, और वो AGM में जाएगा, मीटिंग में जाके वो उसके ऊपर डिस्कशन होगा,
तो इसको बोर्ड फिर विड्रॉ नहीं कर सकता, अब फिर बोनस शेयर आपको इशू करने ही पड़ेंगे। ओके जी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इशू ऑफ बोनस शेयर के ऊपर एक चीज़ और है, द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की जगह आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज करेंगे, जो सेक्शन नंबर 68 से 70 तक है। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएगी जो आपके लिए थोड़ी नई होगी पर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के कंटिन्यू लेक्चर लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।